सारे 25 से 30 शब्दों में, फिर 50 से 60 में, फिर आशय स्पष्ट। तो ये सारा संपूर्ण चैप्टर आज करेंगे। तो आप बेटा ध्यान से इसकी रिवीजन को ध्यान से सुने और इसको याद करें साथ साथ, क्योंकि आपका फिर मंगलवार को टेस्ट ही है इसका। ठीक है, तो आइए पहले तंतारा वामीरो कहाँ की कथा है बेटा? अंडमान निकोबार की कथा है ना। तो अंडमान निकोबार जो दो टुकड़े विभक्त हुए इसी कथा के कारण हुए थे। यह एक लोक कथा है और आज भी वहाँ पर टापू में गाई जाती है ये कथा। और इसको क्या कहते थे बेटा? एक समय में काला पानी कहा जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में भारतीयों पर बहुत ही अत्याचार होते थे और जब उन्हें कठिन सज़ा दी जाती थी, कठोर सज़ा दी जाती थी, तो उन्हें अंडमान निकोबार यानी काला पानी भेजा जाता था। काला पानी का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो व्यक्ति है मृत्यु होकर ही आता है, वहाँ से जीवित नहीं लौटता, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, समुद्र के बीच में ये टापू है। और इसे आजकल आपको पता ही है, पहले भी मैंने बताया कि नेपाल जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र में बता रहा है, जबकि ये भारत का ही हिस्सा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मौखिक प्रश्न है कि तंतारा वामीरो कहाँ की कथा है? ये आपको मैंने बता ही दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कथा है। सेकंड क्वेश्चन है, वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई थी? बेटा अचानक समुद्र से एक ऊंची लहर उठी युवती पर, और जिससे कि वह पूरी तरह से भीग गई थी, और यह देखकर वह हड़बड़ाहट में अपना गाना भूल गई थी। नेक्स्ट है, तंतारा ने वामीरो से क्या याचना की थी, क्या प्रार्थना की थी बेटा? तंतारा ने वामीरो से कि अगले दिन उसी स्थान पर उसे मिलने की याचना थी। इससे पूर्व उसने अधूरा गाना पूरा क्यों जो इस अधूरा गाना पूरा करो, ये भी उसने कहा, याचना की कि अधूरा गाना है जो वह पूरा करो, और अगले दिन भी उसे मिलने की प्रार्थना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतारा और वामीरो के गांव की क्या रीति थी, क्या रिवाज थे बेटे? वहाँ के रिवाज थे कि लड़का लड़की का जो विवाह है एक गांव के ही लड़का लड़की के साथ होना आवश्यक था, दूसरे गांव का कोई रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध में तंतारा ने क्या किया? क्रोध में बेटा तंतारा ने गांव वालों और वामीरो की माँ द्वारा अपमानित होने के बाद उसने क्रोध में अपनी पूरी शक्ति से अपनी जो लकड़ी की तलवार है वह टापू के बीच में यानी अंडमान निकोबार के बीच में पूरी शक्ति से धरती में घोंप दी, और वह दूर तक उसे खींचता चला गया, जिससे जहाँ जहाँ वो तलवार खींची वहाँ तक वहाँ दरार पड़ गई। अब आ जाइए 25 से 30 शब्दों में प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, तंतारा की तलवार के बारे में लोगों का क्या मत था, क्या विचार था उस तलवार के बारे में जिससे वह इतनी विजय प्राप्त कर लेता था? उसी से उसका रोब था, कर्मठ था, तो क्यों था? उसकी बहादुरी के चर्चे क्यों होते थे उस तलवार से? उस तलवार के बारे में लोग ये सोचते थे, जो कि वह उसे अपनी कमर पर बांधे रखता था, उनका मानना था कि तलवार में एक अद्भुत दैवीय शक्ति है, और वे सोचते थे कि तंतारा अपनी साहसिक कारनामे कोई सी तलवार के द्वारा ही कर पाता है, जबकि वह बहादुरी से हिम्मत से करता था, वो सोचते थे कि वह इसी तलवार से करता है। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न 2, वामीरो ने तंतारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? बेटा तंतारा वामीरो के गीत गाने और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। तंतारा के गीत को पूरी तरह से आग्रह करने पर जो उसने कहा कि वामीरो से दोबारा गाने के लिए कहा, तो वामीरो ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया। उसने कहा कि पहले वह बताए कि वह कौन है और उसे क्यों इस तरह घूर घूर कर देख रहा है, और ऐसा असंगत प्रश्न उसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे गांव की रीति नहीं है कि किसी दूसरे गांव के युवक के सामने उसका उत्तर दे या उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, प्रश्न 3 था, तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? यानी उनकी मृत्यु हुई, बलिदान हुआ उनका एक दूसरे का, तो उनकी मृत्यु के बाद गांव में क्या परिवर्तन आया? क्या वहाँ की परिस्थिति चेंज हुई बेटा? क्या परिस्थितियाँ बदली?
वहाँ पर बेटा पहले जैसे रीति के अनुसार उनका विवाह नहीं हो सकता था दूसरे गांव से, अब उन देश दोनों का एक ही गांव के होने की आवश्यकता था। लेकिन अब जब तंतारा ने क्रोध में आकर अंडमान निकोबार के 2 हिस्से कर दिए, तंतारा की मृत्यु हो गई और वह प्रेम में पागल होकर मर गई। तो इन दोनों की त्याग में मृत्यु के बाद अब उस गांव में एक दूसरे गांव से रिश्ते होने लगे थे। क्वेश्चन 4 है, निकोबार के लोग तंतारा को क्यों पसंद करते थे? तंतारा को क्यों पसंद करते थे बेटा? तंतारा को वो इसलिए पसंद करते थे क्योंकि तंतारा बहुत ही बहादुर था। ठीक है, तंतारा बहुत ही बहादुर था। उसके बहादुरी के किस्से दूर दूर तक थे। वह एक सुंदर और शक्तिशाली युवक था। वह नेक था, मददगार था। नेक कहते हैं दयालु को। ठीक है, और दूसरों की सहायता करता था। दूसरों की सहायता करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। प्रत्येक व्यक्ति की मुसीबत में उसके साथ के लिए वह तैयार रहता था। जो भी मुसीबत में तो था उसका साथ देने के लिए वह तैयार रहता था। उसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण निकोबार के लोग तंतारा को पसंद करते थे। अब है 50 से 60 प्रश्नों में उत्तर। फर्स्ट है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने में निकोबारियों का क्या विश्वास है? ये थोड़ा और विस्तार से बेटा कि निकोबारी इस द्वीप समूह के विभक्त होने का कारण एक प्रेम कथा को मानते हैं। आजकल भी वहाँ घर घर यही कहानी सुनाई जाती है। ये एक सत्य कथा है बेटा, लोक कथा है। यह कथा तंतारा वामीरो की है। तंतारा पासा गांव का रहने वाला था और जो वामीरो थी वह लपाती गांव की रहने वाली थी। तंतारा साहसी था, नेक था, मददगार था। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ, किंतु गांव की परंपरा के अनुसार उनका विवाह नहीं हो सकता था क्योंकि दोनों अलग अलग गांवों से थे। एक दिन तंतारा वामीरो को लोगों ने बहुत बुरा भला किया, वो बहुत बुरा भला बोला। वामीरो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तंतारा इसे सहन नहीं कर सकी। इस प्रकार से तंतारा इसे सहन नहीं कर सका और उसने क्रोध में आकर अपनी तलवार को धरती में गाड़ दिया और पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचता चला गया। उसने जहाँ जहाँ से तलवार से काटा वह सारा हिस्सा अलग होता गया। इस प्रकार निकोबार द्वीप समूह 2 भागों में विभक्त हो गया, 2 भागों में बंट गया। अब आ जाइए प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, तंतारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ पर गया? वहाँ के सौंदर्य के अपने शब्दों में लिखे। जहाँ पर गया वहाँ की क्या सुंदरता थी, वहाँ के अपने शब्दों में लिखें। तंतारा जो है खूब मेहनत करने के बाद बेटा समुद्र के किनारे टहलने के लिए गया। ठीक है, और वहाँ पर सूर्यास्त का समय था, सूर्यास्त होने वाला था, सूर्य डूबने वाला था। समुद्र में जो आने वाली ठंडी ठंडी हवा थी वह तंतारा को बहुत अच्छी लग रही थी और पक्षियों की मधुर चहचहाहट धीरे धीरे वहाँ सुनाई दे रही थी क्योंकि पक्षी शाम को वापस आते हैं ना, तो सूर्यास्त होने पे तो सूर्य की अंतिम रंग बिरंगी जो किरणें थी वे पानी में गिरकर सुनहरी किरणें होती हैं बेटा। सूर्य अस्त होते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें होती हैं और वो पानी में गिरकर पानी को भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। पानी में डूबता हुआ सूर्य ऐसा लग रहा था मानो देखते ही देखते वह सारे क्षितिज के नीचे, आकाश के नीचे समा जाएगा। तो तंतारा ऐसे प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहा था। तो तभी उसे एक मधुर गीत गूंजता हुआ वहाँ पर सुनाई दिया। गीत की आवाज़ इतनी मधुर और मोहक थी, ऐसा लग रहा था कि वह गीत बढ़ता हुआ उसी की ओर आ रहा हो। इतना मधुर सुंदर गीत था। उस गीत के बीच बीच में लहरों का संगीत उसकी मधुरता को और भी बढ़ा रहा था। लहरें कौन सी? समुद्र की लहरें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? बेटा वामीरो से मिलने के बाद तंतारा के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। वह अपनी सुध बुध खो बैठा। वह हर समय उसी के ख्यालों में ही डूबा रहता था। उसका जो मन था बहुत ही व्यथित होने लगा, यानी दुखी होने लगा।
मन में एक अजीब तरह की बेचैनी सी हो गई। वह हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहने वाला था, लेकिन अब वह वामिरों के बारे में सोचता रहता। वह बार बार उसे मिलने की इच्छा करता। शक्तिशाली, शांत और गंभीर तंतारा अब चंचल सा हो गया था, तो उसे वामिरों के बिना एक पल भी पहाड़ की तरह प्रतीत होता था। इस प्रकार वामिरों से मिलने के बाद उसका जो जीवन था वह बिल्कुल ही बदल गया था, पूरी तरह से बदल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन होते थे? कैसे होते थे बेटा? पुराने समय में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व आयोजित किए जाते थे। जैसे बहुत सारे हमारे जो इतिहास में राजा महाराजा हुए हैं, उस समय ऐसे ही प्रतियोगिताएं होती थी। तो ऐसे ही वहाँ पर भी मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु पर्व का आयोजन किया जाता था। उसमें हरिष्ट पुष्ट किसे कहते हैं? जो शक्तिशाली पशु होते हैं, मोटे ताजे होते हैं, उनके अतिरिक्त पशुओं से उन युवकों को भी दौड़ाया जाता था, इसलिए उनकी शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता होती थी। तो सभी गांवों के लोग उसमें हिस्सा लेते थे। उसमें पासा गांव के लोगों को भी आमंत्रित किया गया था। तो इस आयोजन में नृत्य, संगीत और भोजन का भी प्रबंध किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, रूढ़ियाँ जब बन बोझ बनने लगे तब उनका टूट जाना ही अच्छा है, क्यों? तो प्रत्येक समाज जो है वह अपने जीवन को अव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए कुछ रूढ़ियों और परंपराओं का पालन करता है। कई बार ये रूढ़ियाँ जो है हमारे जीवन में बंधन बन जाती है बेटा। ऐसी रूढ़ियाँ होती है जिनका कोई तुक नहीं होता, कोई मेल नहीं खाती हैं हमारे आधुनिक जीवन से। तो इस प्रकार से समय के साथ साथ इन रूढ़ियों और बंधनों में परिवर्तन होना परंपराओं में परिवर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। पहले तो बहुत बुरी रूढ़ियाँ होती थी बेटे हमारे समाज में, वो बहुत जाति भेद भी बहुत ज़्यादा थी। तो आजकल तो नहीं है ये। तो इस प्रकार हमारे जो राजनेता हैं, जो हमारे महान विभूतियाँ रही हैं, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी दयानंद सरस्वती, तो इन सभी ने इन रूढ़ियों को दूर करने की भरपूर कोशिश की। तो इसीलिए बेटा यदि परिवर्तन ना हो इन रूढ़ियों में समय के अनुसार, तो ये हमारे लिए बंधन पैदा कर देती हैं, बंधन बन जाती हैं, हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। इनका निर्वाह करना बोझ के समान लगता है। तो नई पीढ़ी विकास चाहती है, विकास पाने के लिए, आगे उन्नति पाने के लिए जो ये रूढ़ियाँ हैं ये बाधा बनती हैं। स्वतंत्र विचारों वाली पीढ़ी है, वो इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती आजकल की पीढ़ी। इसे यदि हम इसी तरह से रूढ़ियों से चिपके भी रहेंगे तो हमारा आने वाली पीढ़ियों का आगे विकास नहीं हो पाएगा। तो बोझ बनी इस रूढ़ियों का ना तो विकास हो सकता है, ना ही स्वच्छ रूप से जीवन यापन हो सकता है। इसलिए इन रूढ़ियों का टूट जाना ही आवश्यक है। आइए अब आशय स्पष्ट करो करते हैं। आशय स्पष्ट करो में बेटा पहला है कि जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। तो इसका क्या मतलब है बेटा कि ये रूढ़ियों के बारे में ही है। जैसे कि मैंने 50 से 60 शब्दों में बताया, वही वर्णन आप इसमें दे सकते हो कि इन पंक्तियों में रूढ़ियों का नहीं है ये, इसमें क्रोध का शमन करने के लिए उसने क्या किया था। तो इन पंक्तियों में बेटा लेखक ने तंतारा के मन के भावों को व्यक्त किया है कि तंतारा मन में क्या सोचता है, क्योंकि तंतारा वामिरों से प्रेम करता है और उसी से विवाह करना चाहता है, किंतु परिवार जो वामिरों का परिवार है उसे पसंद नहीं करता। इसलिए पशु पर्व आयोजित मेले में वामिरों की माता तंतारा को वामिरों के साथ देखकर आग बबूला हो जाती है और उसे तरह तरह के शब्दों से अपमानित करती है। तो गांव के लोग अन्य भी तंतारा का सारा विरोध करते हैं और तंतारा इससे क्रोध से भर जाता है। किंतु गांव के लोग क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ तो परंपरा थी, वो अपनी जगह सही थे, उस परंपरा का वो पालन कर रहे थे।
किंतु किसी पर अपनी तलवार का प्रहार करने के स्थान पर, क्योंकि वह तो नेक था, दयालु था, किसी के ऊपर प्रहार करने की बजाय उसने अपने क्रोध को शांत करने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में धरती में वह अपनी तलवार को पूरा जोर देकर घोंप देता है और फिर उसे खींचने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आशय स्पष्ट करो। बस आज की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। ये जब तंतारा वहाँ पर वामीरों की प्रतीक्षा करता है तो वहाँ का वर्णन है कि जब लेखक ने वामीरों को प्रतीक्षा करते हुए तंतारा की बेचैनी को बताया है कि यह समुद्री चट्टान पर वामीरों की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ था। उसे वामीरों के आने की बहुत कम आशा थी, फिर भी वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वामीरों के आने की आशा सूर्यास्त के समय डूबते सूर्य की किरणों के समान थी। तो जिस प्रकार सूर्यास्त में सूर्य की किरणें धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, वैसे ही वामीरों के वहाँ आने की आशा भी किसी भी समय समाप्त हो सकती थी। तो ये था बेटा, ये तंतारा वामीरों पाठ आपका संपूर्ण हुआ। तो अब सोमवार को हम फिर आपका चैप्टर और जो रहता है वो करवाएंगे। इस बीच आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बेटा